बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 14 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स इसको कहते हैं जनरल पार्टीशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ब्लॉक्स की डेफिनेशन इसमें कवर हो जाएगी। अब यहाँ देखें पार्टीशन, जनरल पार्टीशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैन बी पार्टीशन और सब डिवाइड इनटू द सब मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक इसको कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के सब डिवाइड को क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। इन द वेरियस वे इंटरसेक्ट लाइन बिटवीन द सेलेक्टेड रो एंड कॉलम, यानी उसकी रोज़ और कॉलम को सेलेक्ट करने को हम क्या कहेंगे, ब्लॉक्स कहेंगे। सब डिवीजन जो होती है मैट्रिक्स की उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। अब मज़ीद आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है किस तरह है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले तो हमने पार्टीशन करनी है 2/2 के लिहाज से। अब यहाँ 2/2 क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये फोर्थ, इसके 4 ब्लॉक्स बनेंगे। तो क्या हो गए, ये 4 ब्लॉक्स को क्या कहेंगे, ये सब डिवीजन है। इन सब डिवीजन्स को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। सबसे पहले तो इसको नाम दे दिया। अब इसको नाम दिया हमने P11, सो इसको नाम दिया है P12 एंड P21 एंड P22। इन सबस को क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं। अब इनको जस्ट नेम राइट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। इस एग्जांपल में उन्होंने खुद ही सब ब्लॉक्स दे दिए गए हैं। अब यहाँ देखें ये सारे सब ब्लॉक्स हैं, इसको जस्ट नेम दे देना है। अब इन्होंने कहा है कि इसको राइट इन 2/3 पार्टीशन में लिखना है। अब यहाँ देखें ये 2 रोज़ हैं और इसी तरह 3 कॉलम है। तो ये किस उसमें है, 2/3 में है ना। तो अब इसको राइट करते हैं, इसको नाम दे देंगे A11, इसी तरह A12, A13, A21, A22 एंड A23। अब यहाँ देखें जस्ट इसको राइट कर लिया इन्हीं नेम्स के साथ। एग्जाम्पल नंबर 3 में ऑर्डर दिया गया है 5 क्रॉस 3, यानी 5 रोज़ एंड 3 कॉलम। अब इन्होंने खुद ही सब ब्लॉक्स दे दिए हैं, ब्लॉक 1 2 3 एंड 4। इसको नाम दे देना है A11, A12, A21 एंड A22। बस यही दे दिया। उसके बाद हमने इसको बता देना है जो A11 है इसमें कितनी रोज़ और कितनी कॉलम है। अब यहाँ देखें 2/1 का कॉलम है, क्योंकि 2 रो हैं और 1 ही कॉलम है। इसी तरह A12 वो हमारे पास है 2/2 का मैट्रिक्स, 2 रो एंड 2 ही कॉलम। नेक्स्ट देखें A21 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 3/1, 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। इसी तरह A22 हमारे पास क्या है, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम। कैसे, 3 रोज़ हैं इसी तरह 2 कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बस इसमें यही डिटेल दी गई है कि इन द केस, इसको देख लीजिएगा जो अभी मैंने बताया है कि A11 किस तरह है, A22 है और A3 और A22 इसी तरह, बस इसकी वैल्यूज़ बताई गई हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें भी सब ब्लॉक्स दिए गए हैं। ब्लॉक्स हमारे पास कॉलम की शेप में है। अब इसको कॉलम 1 का नाम दे दिया, इसी तरह कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब कॉलम 1 को हमने बता देना है जो कॉलम 1 का मैट्रिक्स है वो किस तरह का बनेगा, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 का। क्योंकि इसमें 6 रोज़ हैं और 1 ही कॉलम है। इसी तरह C2 भी यही होगा, 6 क्रॉस 1 का, और C3 भी 6 क्रॉस 1 का ही होगा। अब इसको हमने नेम दे दिया CI द पार्टीशन मैट्रिक्स, समटाइम कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ A।
इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि रो की सब डिवीज़न की गई है। अब यहाँ पे हमने R1, R2, R3, R4 एंड R5 का नेम दे दिया। इसे क्या कहा है? रो मैट्रिक्स ऑफ ए। नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स, यानी ब्लॉक मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं? जब उनकी पार्टीशन यानी उनका साइज जो होगा वो सेम होना चाहिए। कैसे? ए का जो मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का ही मैट्रिक हो, इसी तरह बी का जो मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का मैट्रिक्स हो, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2x2 का हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि 2x2 का मैट्रिक्स यानी उसका साइज़ सेम होना चाहिए। सेम साइज़ होगा तभी वो मैट्रिक्स ऐड होंगे आपस में। अब कैसे ऐड होंगे? यहाँ देखें 1, 2, 3 एंड 4। अब इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स है 3, 4, 5 एंड 6। इसको ऐड करें 1 + 3, इसी तरह 2 + 4, 3 + 5 एंड 4 + 6, ऐसे ये ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है A इज़ M क्रॉस N। अगर A मैट्रिक्स हमारे पास M क्रॉस N का मैट्रिक है, इसी तरह B क्या है? N क्रॉस P। उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे A और B को तो कैसा होगा? फर्स्ट इसका और सेकंड इसका क्या आ जाएगा? M क्रॉस P का मैट्रिक आ जाएगा AB। अब इसको कैसे लिखेंगे? कॉलम एंड रोज के साथ, यानी कॉलम को रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम 1 मल्टीप्लाई रो 1 प्लस कॉलम 2 मल्टीप्लाई रो 2 कॉलम n मल्टीप्लाई रो n। तो इसको हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया A एंड B। इसको ऐड करना है। सबसे पहले तो ये देखेंगे इसमें ऑर्डर क्या है? सेम है, इसका साइज सेम हो रहा है। अब यहाँ देखें ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसी तरह ये वाला भी 2x2 का मैट्रिक्स है। सो इसका ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। अब इनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे होंगे? फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, इसी तरह सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। अब इसको ऐड किया है A11 + B11, A12 B12, इसी तरह A21 एंड B21, A22 एंड B22। सिमिलरली अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दी गई जाती, इस ऐड की जगह पे अगर हमें सब्ट्रैक्शन दी जाती तो क्या होगा? सेम ही प्रोसेस होना है, जस्ट ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्शन आ जानी है। अब नेक्स्ट देखें मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? उसका भी सेम यही है कि उसका जो साइज़ हो ब्लॉक्स का वो भी क्या होना चाहिए। अब यहाँ देखें कॉलम, ये रोज़ और इसी तरह यह कॉलम, इसका साइज़ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये कैसे सेम होना चाहिए? अब यहाँ देखें इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अब इसको कैसे ऐड किया गया है? यहाँ देखें इसको ऐड करेंगे इसके साथ A11 B11। अब इसी तरह ये सेकंड वाली वैल्यू के साथ बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा A12 + B21। सो यही रो दोबारा दूसरे कॉलम के साथ होगी तो क्या हो जाएगा? A11 B12 + A12 B22। सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ सेपरेट होंगी, इसके साथ, फिर नेक्स्ट इसके साथ, इसी तरह फिर थर्ड रो भी ऐसे ही प्रोसेस होगा। सो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? ये इसको क्या कहेंगे? ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन, फाइंड द फॉलोइंग पार्टीशन मैट्रिक्स। अब पार्टीशन मैट्रिक्स की मदद से हमने उसको ब्लॉक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए मैट्रिक्स दिया गया है,
सबसे पहले तो इन ब्लॉक्स की पार्टीशन कर लेनी है। इसको क्या दिया है, A11, A12, A21 एंड A22। इसको नेम राइट कर लिया। नेक्स्ट इसका भी हमने नेम राइट कर लेना है, B11 एंड B21। नेक्स्ट क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। इनकी वैल्यू लिख लिए सेपरेट। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ को सेपरेट, यानी इसको पहले करके देखें। ए बी का वैल्यू क्या आ जाता है, ये आ जाएगा ना। अब इसका मतलब है A11 और B11 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस A12 एंड B12, इनको सेपरेट करके देखें, यानी इनको पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ देखें, इसको सॉल्व किया गया है। इसको मल्टीप्लाई, रो को मल्टीप्लाई करेंगे उस कॉलम के साथ। रो को मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, इसी तरह 6 एंड -5 प्लस, अब यहाँ देखें 1 by 1 1, 2 मल्टीप्लाई 0 0, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब यहाँ देखें सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम के साथ किया है तो क्या आंसर आया, -2 6 एंड -15। इसी तरह सेकेंड कॉलम के साथ किया, -1 0 एंड 3। अब दूसरे को करेंगे 0 2 1 1 एंड 0 0 8 2, तो इसको करेंगे क्या आ जाएगा, 0 0 0 4 0 + 0 एंड 8 + 2। इनको ऐड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 3 2 -23 एंड 2 प्लस 0 4 एंड 0 एंड 10। इनको ऐड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 0 3, अब 2 + 4 6, 23 + 0 -23 एंड 10 + 2 4 12। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को करेंगे। इन दोनों को करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को ऐड कर देना है। क्या कर लिया, इसमें ऐड कर लिया। ए बी की वैल्यू जस्ट यहाँ पे राइट कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी पार्टीशन दी गई है। उस पार्टीशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है रो एंड कॉलम के साथ A11 A12 A21 एंड A22। अब इसी तरह B11 एंड B21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब यहाँ देखें, A11 एंड B11 प्लस A21 एंड B21, A12 एंड B21, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, ये और ये इनको मल्टीप्लाई किया है, सो इसका आंसर आ गया ये। इसी तरह जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा, सो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी एक आंसर आएगा प्लस इसका भी एक आंसर आएगा। इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ए और बी, इसकी वैल्यू लिख लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी जस्ट क्या करना है, ए स्क्वायर कर लेना है। सबसे पहले तो इसको ब्लॉक्स कर लेंगे, यानी सब डिवीजन करेंगे। जब इसकी सब डिवीजन करेंगे, अब यहाँ देखें, इसको क्या दिया है, 1 का नेम, इसको सेकंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ, यानी इसके 4 ब्लॉक्स बनाए हैं। अब यहाँ देखें, A11 A21 A11 A21 A12 एंड A22। अब जो A11 है इसको हमने क्या क्या दिया है, 2 आइडेंटिटी 3। यहाँ देखें 2 है, अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 1, सो ये आइडेंटिटी बना लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आइडेंटिटी 3, यानी 3 का मतलब है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखें, इसको हमने क्या नेम दे दिया है, A32। सो अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, ऑल वैल्यूज़ आर 0, तो इसको क्या नेम दे दिया है, O23। अब इसको देखें, इसमें से भी अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो आइडेंटिटी 1। इसी तरह अब यहाँ पे हमने लिखना है I स्क्वायर, तो इसी वैल्यू को
क्या कर दिया है, 2 टाइम लिख लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू लिख दी है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, उसमें भी जस्ट यही करना है, ए स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको सब डिवीजन कर लेंगे। अब इसकी सब डिवीजन कर लिए, इसको नाम दे दिया। अब ये आइडेंटिटी 1। अब ये जो मैट्रिक्स है ओ, अब ऑल वैल्यूज 0, सो इसको ओ का नाम दे दिया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज 1 है तो A1 का नाम दे दिया। अब ये भी ओ का मैट्रिक्स है, O2 3, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी ओ मैट्रिक्स है। इसी तरह ये A1। अब यहाँ देखें A1 जो है, अब इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट है, रो कॉलम को रो की शेप में दिया गया है। अब नेक्स्ट देखें, ये इसमें ऑल मैट्रिक्स क्या हैं, ऑल वैल्यूज़ 0 हैं, इसको ओ का नाम दे दिया। सो ये जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ 1, इसको सो 1 का नाम दे दिया। अब A1, यहाँ पे वेयर A1 क्या है, ए की वैल्यू लिख लिया। अब इसी को अगर हम ट्रांसपोर्ट करें, ये कॉलम है, रो की शेप में आ जाएगा 1 1 1, इस तरह का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको क्या किया है, 2 टाइम लिख लिया इस मैट्रिक्स को। क्यों, क्योंकि हमने ए स्क्वायर फाइंड करना था। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया, रो को कॉलम के साथ, इसी तरह इसके साथ, फिर इसके साथ, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसको सेपरेट बता देना है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये आ गया है। मज़ीद भी अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल से इसको एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, ट्यूपलेट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच कैन डिसाइडिंग डायगोनल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इज़ कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, यानी उसके लेफ़्ट और राइट जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। उसको क्या कहेंगे, डायगोनल कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ देखें ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इसके अलावा जो बाकी वैल्यू हैं, अब ये देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी सेम वैल्यू होंगी लेफ़्ट टू राइट। हम नेक्स्ट देखें ब्लॉक्स, अगर ब्लॉक्स में हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स उसमें क्या होगा। अब यहाँ देखें B11 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 B11, ये क्या है, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसके अलावा जो लेफ़्ट टू राइट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं। इसी तरह यहाँ देखें ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे ब्लॉक्स डायगोनल मैट्रिक्स। द पार्टीशन मैट्रिक्स A is said to be block diagonal if the matrix is main diagonal or square and other portion matrix is 0। ब्लॉक्स मैट्रिक्स में क्या था कि ब्लॉक्स मैट्रिक्स के अलावा यानी मेन डायगोनल जो होंगे उसके अलावा बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। अब इसको देखें, यहाँ पे ये मेन डायगोनल है, उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 0 हैं। अब सेम इसका इन्वर्स जो होगा वो भी इसी तरह है, यानी मेन डायगोनल के अलावा ऊपर एंड लोअर वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 होंगी। अब इसकी एग्जांपल देख लें, ए इज़ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक 1 2 एंड 3, इसके अलावा जो सारी वैल्यू अपर एंड लोअर हैं वो क्या हैं, 0 हैं। अब इसका फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स, A11 A21 एंड A33। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले A11 का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स का क्या फार्मूला है, अर्जाइंट ऑफ A ओवर A मॉड। A मॉड का क्या मतलब है, A डिटर्मिनेंट। अब अर्जाइंट का मतलब होता है अपर एंड लोअर वैल्यू की वैल्यू चेंज कर लेना। अब इसकी और इसकी वैल्यू चेंज कर लेनी है और इसकी क्या कर लेनी है, साइन चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे है लास्ट में हम -1, ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, इसी तरह इसकी और इसकी क्या कर लेनी है, साइन चेंज। अब इसकी वैल्यू लिख लेनी है, अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी है
यहाँ पे, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई -1, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 1, -1 -2 क्या आ जाएगा? -3। सो इसको डिवाइड कर लेना है सब वैल्यू के साथ, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह A22 एंड A33, इसका भी हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लेना है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये, और इसका आंसर भी आ गया इसी तरह ये, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ देखें, अपर एंड लोअर क्या हैं? 0 हैं। ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 11 है, उसको भी जस्ट यही करना है। वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इसमें अपर और लोअर वैल्यू क्या हैं? 0 हैं। इसका क्या मतलब है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसकी वैल्यू लिख लेनी है, इसमें ए इन्वर्स फाइंड कर लेना है। इसको क्या नेम दिया A11, A22 एंड A33 नेम दे दिया, और उसके बाद वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ब्लॉक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? कि उसकी अपर वाली वैल्यूज़ होंगी और लोअर जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 होंगी। अब यहाँ देखें, इसकी अपर वैल्यूज़ हैं और लोअर वैल्यू क्या हैं? 0 हैं। अब ये जो है A11, A22 एंड A33, ये क्या है? डायगोनल एंट्रीज़ हैं। डायगोनल एंट्रीज से ऊपर वाली जो वैल्यू होंगी वो नॉन ज़ीरो होंगी, और उसके नीचे जो वैल्यूज़ होंगी वो ऑल ज़ीरोज़ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है और फाइंड करना है ए इनवर्स। अब सबसे पहले लेट कर लेते हैं पार्टीशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। इसकी पार्टीशन लेट करते हैं तो क्या होगा? इसको पार्टीशन में कन्वर्ट किया है A11, A12, A21 एंड A22। तो क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को लिख लेंगे सेपरेट। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है, यानी इन सब पार्टीशन का अलग से। तो A11 क्या होगा? सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे, अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका अर्जेंट करेंगे, यानी इसकी और इसकी जगह चेंज हो जानी है। उसके बाद इनकी क्या साइन चेंज हो जाना है। क्या करेंगे? 3 1 -9 एंड 3। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 ज़र 3 -9 3 ज़र 27। क्या होगा? इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 24। सो इसको आंसर लिख लेंगे। अब 24 को सब एक के साथ डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह A22 एंड A22 एंड A12 ये भी फाइंड कर लेंगे। इन सब की वैल्यू इसमें सेपरेट। अब हमने क्या करना है? इन सब को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। सो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 है। एग्जाम्पल 14 में भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ब्लॉक ऑफ अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखें, ये ट्राइएंगल है, सॉरी ये ट्राइएंगल है। अब इसकी जो अपर वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है, तो उसको क्या कहते हैं? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। फाइंड द इन्वर्स ऑफ यूजिंग फार्मूला 9। अब हमने उस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको करना है। अब यहाँ देखें, इसको सबसे पहले तो क्या किया है? सब ब्लॉक्स बना लेने हैं, यानी सब डिवीजन कर लेनी है। A11, A12, A21 एंड A22 इसकी वैल्यू लिख लेनी है। अब इन सब की वैल्यू सेपरेट करके लिख लिया है। अब इसका इन्वर्स फाइंड किया। सेम वही मेथड, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू लिख लेनी है। सेम इसी तरह इसका भी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब उन आंसर को सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। सो इसकी वैल्यू लिख ली है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर से के हवाले से कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15, इसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। उससे पहले तो हमने बहुत सारी इक्वेशंस फैक्टराइजेशंस को देखी हुई है। आप सबको पता होगा कि उसको क्या कहते हैं, मतलब इक्वेशन को किस तरह फैक्टराइजेशन की जाती है। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को किस तरह फैक्टराइजेशन की जाती है।
अब उसकी डेफिनेशन देखें। ए मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट किया जाए उसका जो एट द एंड रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। इसी तरह एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म जब करते हैं, एचिलॉन फॉर्म से रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में जब कन्वर्ट की जाती है वो फॉर्म, उसका वो एट द एंड रिजल्ट ही होता है ना, तो उसको भी हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब देखें एलयू फैक्टराइजेशन या एलयू डीकम्पोजिशन। अब एलयू फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, उसको डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें, यानी उसका मेथड देख लें कि ए इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, उसको हमने रो रिडक्शन टू एचिलॉन फॉर्म, उसको रो रिडक्शन करनी है एचिलॉन फॉर्म विदाउट एनी रो इंटरचेंजिंग, यानी उसकी रो रिडक्शन करनी है पर रो को इंटरचेंज नहीं करना। यानी इसका क्या मतलब है कि रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पिवट पोजीशन बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई रो को कर सकते हैं दूसरी रो के साथ, पर हम उसमें रो इंटरचेंज नहीं कर सकते। ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ए को हम किस तरह लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एल यू, ये इसका फार्मूला है। अब एल क्या है, एम क्रॉस एन, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स विद 1 इज डायगोनल, जिसमें 1 क्या होगा, डायगोनल। लोअर ट्राइंगुलर का क्या मतलब है कि इसकी जो नीचे वाली फॉर्म है ये सारी क्या करनी होगी, ज़ीरो करनी होगी। इसी तरह यू क्या होगा, अपर ट्राइंगुलर, यानी इसकी जो ये फॉर्म होगी ये ज़ीरो करनी होगी। अब नेक्स्ट देखें, इसमें रिमार्क्स दिया गया। फर्स्ट रिमार्क है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है। द ऑर्डर ऑफ बोथ एल एंड यू आल्सो बी एम। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक है उसका ऑर्डर एम है तो इसका मतलब क्या होगा, एल और यू क्या होगा, इन दोनों का ऑर्डर भी एम होगा। इन जनरल नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो एल यू डिकम्पोज यूनिक इफ एग्जिस्ट, यानी अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका कोई ना कोई और सोल्यूशन आ सकता है, यूनिक भी हो सकता है, वो एग्जिस्ट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस रो रिडक्शन फ्रॉम नो इंटरचेंजिंग। यानी क्या बात है, ये वही बात है जो उस पीछे की गई थी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी रो रिडक्शन करेंगे, कब रो रिडक्शन करेंगे, एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए, पर उसमें रो इंटरचेंज नहीं करनी। उसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एल यू डीकम्पोजिशन, उसको रो एल यू फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, एल यू डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले तो इसके स्टेप देख लें, इसके कितने 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप में प्रोसेस बताया गया है कि पहले क्या करना है। ए रिड्यूस फॉर्म ए इज रो रिडक्शन फ्रॉम यू विदाउट एनी यूजिंग इंटरचेंजिंग, यानी ए हमारे पास कोई रो है जिसमें यू को हमने क्या करना है, इंटरचेंजिंग नहीं करना। यूज ट्रिक विद द मल्टीप्लिकेशन, introduce the leading 1 and multiply, use the introduce 0 below the leading। अब यहाँ क्या बात की गई है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे लीडिंग एंट्री 1 बनाने के लिए, उसके बाद उस लीडिंग एंट्री 1 को के नीचे वैल्यू 0 बनाने के लिए वही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे रो रिडक्शन से। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ ईच पोजीशन अलोंग विद द मेन डायगोनल ऑफ एल, यानी हर पोजीशन क्या होगी, वो एल की एल मेन डायगोनल एल पे होगी। इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस द लीडिंग 1 एंड पोजीशन इन यू, यानी एल पे हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे और जो पोजीशन होगी वो यू पे कंपैक्ट करेगी। आपको इन पॉइंट्स की ना एग्जाम्पल से मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी इस पॉइंट्स को देख लें। इफ़ ईच पोजीशन बिलो द मेन डायगोनल ऑफ एल, हर पोजीशन जो होती है वो बिलो यानी नीचे काम करेगी किसके, एल के। एल में क्या था, लोअर ट्रायंगुलर, यानी ऊपर 1 बनाएंगे उससे नीचे हमने 0 बनानी है। प्लेस नेगेटिव टू द मल्टीप्लिकेशन यूज टू इंट्रोड्यूस 0 एंड पोजीशन ऑफ यू, यानी यू को हम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। अब एल में हमारे पास 1 था, उसके नीचे हमने 0 बनाना था, जो 0 बनाएंगे उसका जो अमल होगा वो यू पे होता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द डीकम्पोजिशन, जो ये प्रोसेस करेंगे लास्ट पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एल यू प्रोसेस हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें। ए हमारे पास गिवन है, अब वही स्टेप फॉलो करने हैं, 4 स्टेप। अब ए
जो ए हमारे पास है इसको करेंगे यू और एल बनाने के लिए। रिड्यूस ए द रो रिडक्शन एचेलॉन फॉर्म टू यू एंड ईच स्टेप विल बी फिल इन एन एंट्री ऑफ एल अकॉर्डिंग विद 4 स्टेप। अब यहाँ देखें 4 स्टेप को फॉलो करना है और हमने क्या बनाना है, ये मेथड बना लेना है। अब यहाँ देखें सबसे पहले तो इस एंट्री को क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए 1/6 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 1/6 के साथ डिवाइड करेंगे यानी इस पूरे को 1/6 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 - 1/3 एंड 0। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए स्टेप ये भी सेम टू सेम ऐसे अब यहाँ पे भी चलते जाएंगे, इसको भी देखिएगा। ये 1 हो गया। अब हमें इन 2 इक्वेशंस को 0 बनाना है। क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। इसी तरह इस इक्वेशन के साथ फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो वो क्या इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन हमारे पास एट द एंड ये बन गई। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, ये वाला यहाँ 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 आ गया। अब यहाँ देखें ये स्टेप बिल्कुल एज इट इज़ चलते आ रहे हैं। जो स्टेप हम कर रहे हैं ना वो वैसे के वैसे चलते आएंगे। ये हमारे पास LU डिकम्पोजिशन मेथड बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे हमने 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, वही इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे -8 के साथ। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस कर देंगे, यानी 8R2 - R3 ये करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखें हमें यहाँ पे भी 1 चाहिए था तो ऑलरेडी यहाँ 1 है। अब इसके प्रोसेस से हमारे पास क्या आंसर आ गया। अब ये देखिए यहाँ हमें 1 चाहिए था, 1 ऑलरेडी है तो इसलिए इधर यहाँ पे भी 1 लिख लिया। तो इसके प्रोसेस से हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये L का आंसर आ गया। अब यह देखें जो A मैट्रिक्स था उसको हमने रिड्यूस किया है। उस रिड्यूस की फॉर्म में जो ये आंसर आ गया है उसको हमने U का नाम दे दिया और उसी के मेथड से जो हमारे पास फॉलो स्टेप हो रहे थे वो क्या हो, उसको क्या नाम दे दिया, L का। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ देखें इसको U का नाम दे दिया, इसको L का नाम दे दिया। A = LU, ये हमारे पास क्या हो गया, LU डिकम्पोजिशन मेथड। अब इसका सोल्यूशन यानी अगर हम इसको और तरीके से भी करना चाहें, ये देख लीजिएगा, ये भी सेम वैसे ही किया गया, यानी उसको मज़ीद आपको बता के एक्सप्लेन करके बताया गया है कि हमने सेम ये स्टेप किए हैं और इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें LU फैक्टराइजेशन। A हमारे पास गिवन है, क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करना है। इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 2 के साथ डिवाइड किया है, क्या आ जाएगा, 1 - 2 -1 एंड 3/2, बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ देखें ये हमारे पास L था। L हमारे पास क्या होता है, लोअर ट्राइंगुलर, यानी लोअर वाली वैल्यू नहीं होती, ऊपर वाली वैल्यू होंगी। अब यहाँ देखिए 1, अब उसकी लीडिंग एंट्री क्या होती है, 1 होती है। यहाँ 1 लिख लिया, बाकी ऊपर वाली 0 और नीचे हमने यहाँ वैल्यू लिखनी है, जो स्टार है ना यहाँ पे हमने वैल्यू लिखनी है। अब फर्स्ट स्टेप हमने किया था 2 पे डिवाइड कर दिया था, यहाँ 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है 6, 2, 4 एंड -6, इस सब को क्या करना है, 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमने ये मेथड यूज़ किया। कैसे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते गए हैं -6 के साथ, फिर -2 के साथ, -4 के साथ एंड 6 के साथ। उसके बाद उसको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आंसर क्या आ गया, 0 0 0, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ वो आंसर लिख लिए। अब नेक्स्ट देखें, इसी इक्वेशन को देखें। अब यहाँ पे हमें चाहिए 1। इसको 1 बनाने के लिए क्या किया है, वही 3/3, 1/3 एंड -1/3, ये आंसर आ गया। और यहाँ पे भी 3 लिख लिया, यानी 3 के साथ हमने क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए ये 0,
इनको 0 बनाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3, 6 एंड ये इसको किया तो एज इट इज़ ये भी लिख लिया। सेम एज इट इज़ ये प्रोसेस लिखते जाना है। ये प्रोसेस लिखोगे तो एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें हमारी लीडिंग एंट्री इसके बाद कौन सी है, ये तो 0 है। नेक्स्ट 0 लीडिंग एंट्री कौन सी आ रही है, ये आ रही है। इसको हमने क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1/-1/5 कर लेंगे। तो यहाँ पे भी एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद इसको 0 बनाना है, ये कर लिया, ये स्टेप आ गया। अब ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन मेथड हमारे पास लास्ट आंसर आ गया। इसी तरह एग्जाम्पल 3 ये भी ऐसे ही स्टेप करने हैं, इसको कर लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो भी सेम एज इट इज़ है, उसको भी आप खुद करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स इन्वर्जन बाय एलयू डिकम्पोजिशन, यानी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। वही जो फैक्टराइजेशन की थी इसी तरह इसके इन्वर्स फैक्टराइजेशन भी करके देखेंगे कि वो किस तरह होगी। यानी ए मैट्रिक्स है, उसका जब इन्वर्स लेंगे तो वो क्या आएगा। अब यहाँ देखें एलयू डिकम्पोजिशन है, इसी तरह ए हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स। लेट ए का जो इन्वर्स होगा वो ये आ जाएगा, अननोन ऑफ द। इसी तरह आई हमारे पास कोई आइडेंटिटी है, वो भी क्या होगा, n क्रॉस n मैट्रिक्स। उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जब ए और ए इन्वर्स को फाइंड करेंगे क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो ए और ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसी तरह वैल्यू लिख ली है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब इसको इक्वेशन, अब इसको सेपरेट करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ए x1 इज इक्वल टू e1। अब x1 की जो है x1 x2 अप टू 1 xn ये क्या थी, ए इन्वर्स की वैल्यू थी। इसी तरह ये क्या रिजल्ट दे रही है, आइडेंटिटी दे रही है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसके स्टेप्स हैं मजीद आगे, आप इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। रीराइट द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इक्वेशन हम बनाते थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए की वैल्यू लिख लेंगे एल यू इज एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। डिफाइन अननोन वाई, अब हम कोई अननोन फाइंड करेंगे y बाय द लेटर यू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या होगा, उसको किस तरह लिख लेंगे, यू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब उसी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, रीराइट इन इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू एल वाई। अब इसी में इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ये देखें एल यू, सबसे पहले तो हमने कहा है कि यू एक्स को y का नाम दे दिया, फिर हमने इसको रीराइट कर दिया, क्या हो जाएगा l। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी। सो ये लिख लिया, एल वाई इज इक्वल टू बी इज अननोन ऑफ y। फिर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उस अननोन को सॉल्व करेंगे y की वजह से, तो वो इक्वेशन आ जाएगी सब्स्टिट्यूट। फिर नेक्स्ट पे जब वो वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको मज़ीद आपको समझने के लिए क्या होगा, इसकी एग्जांपल को देख लें। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सॉल्व द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसको सिस्टम को सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है, एल यू डिकम्पोजिशन कर देनी है। हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, सबसे पहले तो इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वेशंस दी गई हैं 3 इक्वेशन, इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। क्या करेंगे, वैल्यूज़ अलग कर लेंगे और एक्स वाई x1 x2 एंड x3 इसको अलग कर लेंगे, इक्वल टू बी वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, तो क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है, ए है, सेम स्टेप करना है, ए से फाइंड करेंगे यू वाली वैल्यू आ जाएगी और ए का जो रिज़ल्ट होगा वो यू। अब ए को सॉल्व करेंगे तो यू आ जाएगा। इसी तरह ए पे जो स्टेप फॉलो कर रहे होंगे वो एल की आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ देखें सेम स्टेप करना है, इसको क्या करना है, 1 बनाना है, तो मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ और सेम एज इट इज़ यहाँ 2 लिख दिया। अब इसी तरह इन दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, ये स्टेप सेम जो यहाँ से ख़त्म करते जा रहे हैं वहाँ ऐड करते जाएंगे। बस यही देख लें कि हम जो चीज़ यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, सेम टू सेम जो चीज़ यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं वही चीज़ हमने एल में ऐड कर देनी है। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1, तो 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ से ख़त्म करना है तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, ये 0 यहाँ से ख़त्म कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे आंसर लिख लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1, तो 1 ऑलरेडी है, सो उधर भी हमने 1 लिख लिया। 1 और
सो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू एल यू। अब हमारे पास a की वैल्यू, अब फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि a इज इक्वल टू एल यू तो फाइंड हो गया। अब a की जगह वैल्यू लगा लेंगे l और u की। स्टेप 1 हुआ ये सिर्फ। यहाँ पे x इज इक्वल टू b। अब नेक्स्ट स्टेप था यू एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने पुट कर लेना था कोई अननोन। तो क्या किया, यू एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई कर लिया। अब उसको क्या किया, उसी में पुट कर लिया, इस इक्वेशन में। इक्वेशन 3 में पुट किया तो एल वाई इज इक्वल टू बी। अब हमने उसमें अननोन फाइंड कर लेना है। अब यहाँ देखें, इसको इक्वेशन बना लें। 2y1 इज इक्वल टू बी, इसी तरह -3y1 प्लस y2 इज इक्वल टू बी वाली वैल्यू 2। अब इसी तरह इसकी भी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ देखें, दिस सिस्टम कैन बी सॉल्व द प्रोसीजर ऑफ सिमिलर टू बैक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन होनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखें y1 की वैल्यू है, इसी तरह y1 y2 की वैल्यू है, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैक सब्स्टिट्यूशन हुआ। दिस प्रोसीजर इज फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करेंगे y1 y2 एंड y2। अब सबसे पहले तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। 2y1 इज इक्वल टू 2 है, क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। y1 इज इक्वल टू 2 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर लें। 3y1 प्लस, इक्वेशन क्या है हमारे, 3 1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। अब क्या हो जाएगा, 3 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। y2 क्या आ जाएगा, ये उस साइड पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5। माइनस था तो जब माइनस उधर गया प्लस हो गया। इसी तरह इसमें भी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा था 4th स्टेप में कि जो हमारे पास आंसर आ जाएंगे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये देखें, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, नेक्स्ट हमने उसको मज़ीद उसकी इक्वेशन बना ली। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x1 x2 एंड x3 का। इसका आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट देखें, इट कैन बी वेरीफाई दैट ए की वैल्यू सेम एज इट इज़, वही प्रोसेस करेंगे। ए हमारे पास होगा, ए को हमने सेम स्टेप करना है, एल और यू फाइंड कर लेना है। एल और यू फाइंड कर लेना है, फिर क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी था। अब क्या होगा, ए की जगह पे एल और यू की वैल्यू आ जानी है, इज इक्वल टू बी। अब क्या होगा, यू और एक्स, यू और एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू बी। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस वाई की अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ भी वही स्टेप हुए हैं, सिमिलर स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट है मैट्रिक फैक्टराइजेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये देखें, इनपुट दे रहे हैं, उसी से हमारे पास क्या होगा, आउटपुट आ रही है। जो बीच वाला स्टेप है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट। यानी ये जो काम हो रहा होता है, उस पर प्रोसेस हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल यूनिट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अक्सर पूछा जा सकता है कि जब हम इनपुट देते हैं, आउटपुट आती है, तो उसका बीच वाला जो स्टेप है उसे क्या कहते हैं। तो आपको इसमें यानी MCQs में आ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर फिर भी इस लेक्चर में या इससे पहले लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर दूँगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।